ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के इस सेशन में जो टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ वो है ब्लड फिजियोलॉजी, यानी कि होम्योस्टेसिस में प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है। देखो, व्हाट इज होम्योस्टेसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्रो। सो आज इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DI हो या फिर वो किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी हो या फिर किसी दूसरे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, ये जो क्लासेस है ये सभी के लिए ही है, क्योंकि इन क्लासेस के अंदर हम ऐसे टॉपिक्स के MCQs क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि हर एक फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां से सवाल आते हैं। तो आज के इस सेशन में जो टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ वो है ब्लड फिजियोलॉजी, यानी ब्लड से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें होती हैं वो, एंड पैथोफिजियोलॉजी। इनके बारे में हम लोग आज के सेशन में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप पहली बार फार्मेसी इंडिया प्रो पर जुड़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप लोग फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ ही साथ फार्मेसी इंडिया प्रो के जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.pharmacyindia.co.in, यहाँ पर भी आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, डेली जॉब अपडेट्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, कॉलेज डिटेल्स, हर एक चीज़ आपको इस एक वेबसाइट पर मिल जाएगी, वो भी एक ही जगह। तो आपको इधर उधर फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड फार्मेसी इंडिया प्रो के जो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स है उनका भी आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो PDFs होते हैं, जो भी फर्दर अपडेट्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, सब कुछ यहीं के थ्रू ही आपके पास पहुँचाया जाता है। तो चलो बढ़ते हैं आज के इस सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और सवाल जो हमारे पास सबसे पहला है आज के इस सेशन का, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन होम्योस्टेसिस इज, यानी कि होम्योस्टेसिस में प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है। देखो, व्हाट इज होम्योस्टेसिस। रेगुलेशन या फिर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ भी होता रहे, अगर आप अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रख पा रहे हैं, मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट। अब उस इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर pH, फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसमें प्लेटलेट्स कर क्या रहा है, इराइथ्रोपोइसिस, फेगोसाइटोसिस, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन या फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। देखो, एक एक करके अगर हम बात करें सारे ऑप्शंस की, सबसे पहला हमें दिया गया है इराइथ्रोपोइसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ RBC, लेकिन प्लेटलेट इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। फेगोसाइटोसिस व्हाइट ब्लड सेल का काम है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट, तो जब आप ब्लड क्लोट कराते हैं उस समय पर प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है, यानी प्लेटलेट्स आपस में स्टिक होकर एक बहुत ही क्लस्टर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्लड वेसल जहां से डैमेज हुई है, मान लो यहाँ से ब्लड वेसल डैमेज हो गई है, तो इस वाले पार्ट में वो क्लस्टर आकर जुड़ जाएगा, ताकि ब्लड फ्लो बाहर की तरफ ना जाए, वो सीधा का सीधा निकल जाए, ऐसे। एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन आपके लिम्फोसाइट्स का फंक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी ऑप्शन नंबर C, दैट इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। याद रखेगा, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ताकि आपकी बॉडी से एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोका जा सके। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कब ये सारी चीज़ें बनेंगी, ब्लड वेसल्स कब बंद की जाएंगी। Which of the following is not a part of the three phases of hemostasis? Hemostasis is blood coagulation. ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक फेज नहीं है हीमोस्टेसिस का, वैस्कुलर स्पैज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, फाइब्रिनोलाइसिस या फिर कोगुलेशन। बहुत ही इजी है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, फाइब्रिनोलाइसिस। इसके अंदर होगा क्या ये मैं बता देती हूँ। फाइब्रिनोलाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। फाइब्रिनोलाइसिस के अंदर होगा क्या, जो फाइब्रिन्स की हेल्प से आप ये फाइन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, एक जाल जैसा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं,
है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आप बनाते हैं, तो आपसे ये कहा गया है कि ये जो फॉर्मेशन है इसका ब्रेक डाउन भी होता है जब आपकी चोट ठीक हो जाती है। आप रियल लाइफ के अंदर भी अगर देखोगे तो इसको प्रैक्टिकली देख ही सकते हैं आप लोग। जब आपकी चोट ठीक हो जाती है तो जो जो प्लेटलेट का प्लग बनता है ना वो अपने आप रिमूव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रिनोलाइसिस। तो ये जो फाइब्रिन का एक क्लोट आप बनाते हैं ये डिसॉल्व हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फाइब्रिनोलाइसिस। बट ये एक इन फेजेस का पार्ट नहीं है, हीमोस्टेसिस के अंदर ये नहीं आता है, क्योंकि ये तो तब होगा ना जब आपकी चोट बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what substance is released by activated platelets and endothelial cells to initiate vascular spasm। अब आपसे पूछा गया है कि vascular spasm को शुरू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए इनमें से एक ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो रिलीज किया जाता है एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स और एंडोथीलियल सेल्स की हेल्प से। आंसर इज ऑप्शन बी, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन सुना होगा तुम लोगों ने, आप कहोगे कि ये तो न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वैस्कुलर स्पैज्म को शुरू करता है, इनिशिएट करता है। व्हेन अ ब्लड वेसल इज डैमेज्ड तो जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है वो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करते हैं, हिपैरिन, सेरोटोनिन वगैरह वगैरह, तो वहां पर आता है आपका ये सेरोटोनिन, ठीक है। सेरोटोनिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर माना जाता है, जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स है, मान लो ये मेरे पास ब्लड वेसल है और यहाँ पर ऐसे स्मूथ मसल्स लगी हुई है, ठीक है, उसी से बनकर मिलकर बनता है आपका ब्लड वेसल। तो इनकी हेल्प से ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्टर है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो अंदर वाला एरिया है, ये जो एरिया है जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है वो एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड फ्लो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और आपके ब्लड वेसल से जहां से ब्लड बाहर रिलीज हो रहा था वो भी आप कम करवा देते हो। ये सबसे पहला स्टेप होता है ब्लड कोगुलेशन का, वैस्कुलर स्पैज्म, जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। The intrinsic and extrinsic pathways of blood clotting both converge at the activation of which factor? कौन से फैक्टर पर आकर दोनों जो पाथवेज हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, दोनों कन्वर्ट मींस मिलते हैं फैक्टर नंबर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 10। आंसर जो हो जाएगा जहां पर दोनों ये सारी चीजें आपस में मिलती है, दैट इज फैक्टर नंबर 10। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ इसको याद करने के लिए, छोटी सी ट्रिक है। फ्रेशर्स पार्टी टुनाइट, फ्रेशर्स पार्टी टुनाइट, come let's sing and call seniors please have fun, please have fun, ठीक है। ये एक छोटी सी हमारे पास सारी याद करने के लिए, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को याद करने के लिए ट्रिक है। 1 2 3 4 5, 3 4 5, ये है 7, फिर दिस इज 8, ये है 9 और ये है 10, ठीक है। तो ये जो स्टेबल है यानी जो स्टुअर्ट पावर फैक्टर है इसका कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट होना नहीं, यहाँ पर मिलता है दोनों के दोनों आपके जो पाथवेज हैं, ठीक है। दिस इज 11th, 12 एंड 13, ठीक है। ये हमारे पास सारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, ये नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको ट्रिक दी है जिसकी हेल्प से आप सारी चीजों को इजीली याद रख सको, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन विद ब्लड टाइप ए हैज विच एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज हमेशा ऑपोजिट रहेंगी, ठीक है। तो आंसर इज, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप है तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एंटी बी एंटीबॉडीज, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एंटीबॉडीज हमेशा ऑपोजिट होती हैं, एंटीजेंस हमेशा एग्जैक्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसके बॉडी में एंटीजन सेम होगा, एंटीबॉडी बी होगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, एंटी बॉडी जो होगी दैट विल बी ए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है
तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीजेंस तो दोनों प्रेजेंट है लेकिन कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगी। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें कोई एंटीजेंस नहीं होंगे लेकिन दोनों एंटीबॉडीज होगी। ये याद रखना कि क्या किस में कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, किस में कौन सा एंटीजन है। ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which blood type is considered the universal recipient because it lacks both A and B antibodies in the plasma? अभी बताया, अभी कि ऐसी कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। अब देखो, किसी की बॉडी में अगर ना ही एंटीबॉडी ए है और ना ही बी है तो उसकी बॉडी में कुछ भी जाए वो सबको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि जो चौकीदारी करने का काम कर रहे थे वो तो है ही नहीं। तो इसकी बॉडी में तुम ए ब्लड ग्रुप भेज दो, बी भेज दो, ओ भेज दो, ए बी भेज दो, कुछ भी तुम्हारी मर्जी है। इसीलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनको आप यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, इस रीजन की वजह से। ठीक है, कि बाहर से कोई भी ब्लड ग्रुप अगर आ रहा है उसको पहचान ही नहीं पाएंगे कि भाई क्या कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है ऐसा। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप वाले के साथ एकदम ऑपोजिट है, एकदम ऑपोजिट। वो है यूनिवर्सल डोनर, सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, सबको। A person's blood type is designated as Rh positive if their red blood cell possess the Rh antigen. This is determined by which test? ABO टेस्ट, RH टेस्ट, ब्लड टाइपिंग, क्रॉस मैचिंग। तो आंसर साफ साफ दिया गया है। RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव को आप RH टेस्ट की हेल्प से मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन बी, RH टेस्ट। In a transfusion reaction, the recipient's antibodies attacks the donor's red blood cell, causing them to clump together, and this process is called as। अब सवाल आपसे पूछा गया है कि मान लो दो पेशेंट है, एक की बॉडी में से ब्लड निकाल के दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया, ठीक है, किसी को भी ब्लड दिया गया, तो जिसको ब्लड दिया गया जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो उस पर अटैक कर रही है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जो ब्लड है वो क्लम्प कर जा रहा है। अब आपसे सवाल में पूछा गया है ये क्यों हो रहा है, कोगुलेशन, हीमोलाइसिस, एग्लूटिनेशन या फिर फाइब्रिनोलाइसिस। तो क्लम्पिंग ऑफ ब्लड सेल्स जो होता है वो भी जब अटैक होगा, दिस प्रोसेस इज नॉन एज एग्लूटिनेशन। ठीक है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और मेरी बॉडी में कहीं से RH पॉजिटिव ब्लड लाकर डाल दिया जाए तो उस प्रोसेस को एग्लूटिनेशन बोलेंगे, ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी, जिसके अंदर बॉडी की जो एंटीबॉडीज हैं वो रिएक्ट करती हैं आने वाले ब्लड सेल्स के अगेंस्ट। ठीक है, याद रखिए। और ये अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पर क्लम्पिंग हो जाएगी, है ना। The RH factor becomes a critical concern during pregnancy when, अगर मान लो कि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो चलो, दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटलेस। अगर आपको याद हो तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि फीटस तो नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव, ये भी गलत है। हाँ, यही है। द आंसर इज ऑप्शन बी, द मदर इज RH नेगेटिव एंड द फीटस इज RH पॉजिटिव। इसके अलावा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन बी। अगर जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और जो डेवलपिंग फीटस है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तब ये सिचुएशन होती है जिसमें हीमोलाइटिक अनीमिया होगा, hemolytic anemia, and this condition is also known as erythroblastosis fetus। ठीक है, this condition is also known as erythroblastosis fetus, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन किस से ब्लड रिसीव कर सकता है, RH फैक्टर का क्या पूरा का पूरा चीज़ है। व्हाट इज द फाइनल प्रोटीन दैट फॉर्म्स द मेश वर्क ऑफ अ ब्लड क्लोट। थोड़ी देर पहले बताया था, फाइब्रिनोलाइसिस। तो वो जो फाइब्रिन है विच फॉर्म्स बाय फाइब्रिनोजेन। ठीक है, होता क्या है, हमारे पास एक प्लाज्मा प्रोटीन
होता है जिसको आप कहते हैं फाइब्रिनोजेन। ठीक है, इस फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फाइब्रिन, और यही फाइब्रिन आगे चलकर इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, एक मेश लाइक स्ट्रक्चर, और यही मेश लाइक स्ट्रक्चर यहाँ टूटी हुई ब्लड वेसल पे जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है और इस सिचुएशन में फाइब्रिन यूज होगा। आंसर इज ऑप्शन सी, फाइब्रिन। ठीक है, समझ आया कि कौन कैसे सारी चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो हमारे पास है, देखो ब्लड से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूंगी। ठीक है, द एंजाइम दैट कन्वर्ट soluble fibrinogen into insoluble fibrin during the coagulation cascade is, एक ऐसा एंजाइम आपको बताना है जो कि फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। मैं आपको पूरा प्रोसेस ही बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक प्रोटीन पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। हमें इसे कन्वर्ट करना होता है इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म में जो कि है थ्रोम्बिन। उसके बाद ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। ठीक है, ये काम करेगा, और फिर फाइब्रिन जो अभी थोड़ी देर पहले प्रोसेस बताया ब्लड क्लॉट बना लेगा, तो फिर ये होगा। तो आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्रोम्बिन। ये जो कन्वर्जन होता है ये होगा थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से, थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से। ठीक है, तो थ्रोम्बिन हेल्प करेगा, इसीलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थ्रोम्बिन। ठीक है, यही होना चाहिए आंसर, क्योंकि प्लाज्मिन या फैक्टर नंबर 10 या प्रोथ्रोम्बिनेज ये तो यूज होते ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which vitamin is essential for liver to produce many of the blood clotting factors? आप लोगों ने coagulation factor के बारे में सुना होगा, C वाला coagulation नहीं, K वाला coagulation, which is vitamin K, phyloquinone, जो कि एक बहुत ही important vitamin है। अब क्यों है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। vitamin K जिसको आप coagulation factor या फिर इसको आप phyloquinone भी बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, 9 और 10। 2, 7, 9 और 10 ये 4 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स ऐसे हैं जो विटामिन के की हेल्प से ही बनते हैं। ठीक है, फैक्टर ये इसके नाम वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग या फिर इंटरनल ब्लीडिंग इसका सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्लड क्लोट बनेगा ही नहीं, है ना, ये कंडीशन होती है इसमें। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट सब्सटेंस एक्ट्स एज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग विद इन अनडैमेज्ड ब्लड वेसल्स? इसका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? मान लो कि मेरी ब्लड वेसल एकदम नॉर्मल है, यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, अब प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही ना ब्लड के अंदर, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ब्लड डैमेज तो हुआ नहीं, ब्लड वेसल तो नॉर्मल है, क्लियर, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्लोट बन जाए। तो इसी सिचुएशन को, इसी कंडीशन को रोकने के लिए हमारे ब्लड के अंदर एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड हिपैरिन। ठीक है, तो हिपैरिन इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल एंटीकोगुलेंट, जो कि एक नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लोट होने से रोकता है। समझे, नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लोट होने से रोकता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिपैरिन। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर नॉर्मली ब्लड फ्लो कर रहा होगा और उसके अंदर तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी, तो हमें सावधान रहना पड़ता है। अगर हिपैरिन की डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड के अंदर तो ब्लड कहीं भी बहता बहता क्लोट कर जाएगा। What component is present in plasma but absent in serum? सीरम एक ऐसा बेसिकली प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इसको हम कहते हैं। सीरम इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। एंड क्लोटिंग फैक्टर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आंसर इज ऑप्शन सी। अगर प्लाज्मा में से मैं फाइब्रिनोजेन रिमूव कर दूं विच इज द प्राइमरी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, तो दैट इज कॉल्ड सीरम।
ठीक है, उसी को ही आप लोग सीरम बोलते हैं। तो चाहे आप यहाँ क्लोटिंग फैक्टर लिखो या फिर मैं क्लोटिंग फैक्टर की जगह डायरेक्टली यहाँ पर फाइब्रिनोजेन भी यूज कर सकती हूँ नाम, ठीक है, तो सेम ही रहेगा आंसर, सीरम बोलते हैं उसको। A genetic disorder resulting in a deficiency of clotting factor number 8 leading to excessive bleeding is also known as। हमारे पास एक कंडीशन होती है हीमोफीलिया, जो कि एक इनहेरिटेड कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लोटिंग होती ही नहीं है। सोचो जरा, रॉयल डिसीज भी इसको हम कहते हैं। सोचकर चलिए, अगर मेरे हाथ में इतनी सी चोट लगी, छोटी सी, ठीक है, और उस चोट का जो खून बह रहा है अगर वो रुके ही ना, चोट तो इतनी सी थी, खून इतना निकल गया, तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है दिस कुड बी बाय या फिर कुड बी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया 3 तरीके का हो सकता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए होता है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से, हीमोफीलिया बी होता है फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से, और हीमोफीलिया सी होता है फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी से। हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होगा, इसीलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया। ठीक है, इसके अलावा और देख लो, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, पीनिया मींस डेफिशिएंसी, तो अगर डेफिशिएंसी हो रही है प्लेटलेट्स की, इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। हीमोफीलिया बता दिया मैंने। सिकल सेल अनीमिया में शेप आरबीसी की ऐसी हो जाती है, सिकल सेल। एंड ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर, व्हाइट ब्लड कैंसर। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज दिस हीमोफीलिया ए। बी और सी भी याद रखना, क्योंकि सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, हीमोफीलिया बी किसकी वजह से होता है या हीमोफीलिया सी किसकी वजह से होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया वर्ल्ड वाइड इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। अब सबसे कॉमन अनीमिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सबसे ज्यादा किसकी कमी से देखी जाती है? विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड या फिर हीमोग्लोबिन। फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9, और विटामिन B12 और B9 की वजह से होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया और पर्नीशियस अनीमिया, जिसमें नॉर्मल साइज जो होता है आरबीसी का वो नॉर्मल रहेगा ही नहीं, उसका साइज नॉर्मल से काफी इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से उसका हीमोलाइसिस होना शुरू होगा, रप्चर होना शुरू हो जाएंगी वो अपने लाइफ स्पैन से पहले ही। ठीक है, तो दैट इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया। अनीमिया होता है ज्यादातर आयरन की डेफिशिएंसी से, ज्यादातर, क्योंकि आयरन एक ऐसा मिनरल है जो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके आरबीसीज नहीं बनेंगे एंड दैट लीड्स टू अनीमिया, हीमोलाइटिक अनीमिया भी कहते हैं इसको। ठीक है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिकल सेल अनीमिया? अभी बताया मैंने। आरबीसी पर जो उसकी शेप होती है, नॉर्मल शेप इज बाइकॉन्केव। आरबीसी की जो नॉर्मल शेप होती है कुछ कुछ ऐसी होती है, बाइकॉन्केव। लेकिन अगर सिकल सेल अनीमिया है तो उसमें शेप कुछ क्रेसेंट शेप हो जाती है। क्रेसेंट शेप, तो आंसर इज ऑप्शन सी, क्रेसेंट शेप आरबीसीज। लैक ऑफ प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, हीमोफीलिया, बोन मैरो फेलियर। जब बोन मैरो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सेल्स नहीं बनाता है तो दैट कंडीशन इज नोन एज एप्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, तो अनीमिया अलग अलग टाइप का होता है, उसके अलग अलग रीजंस होते हैं और उसका जो कॉज है वो भी अलग अलग होता है, सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। Next question is a condition characterized by an abnormally low number of circulating platelets is called। normally कितनी होती हैं platelets? 1 लाख से या 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में, इतना नॉर्मल नंबर होता है ब्लड प्लेटलेट्स का। लेकिन अगर 1.5 लाख से भी नीचे जा रहा हो तो दैट कंडीशन इज थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। और सुन लीजिए, ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस मींस इंक्रीज्ड नंबर। ठीक है, तो अगर हाई नंबर हो जाए डब्ल्यूबीसीज का, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। अगर थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, और पॉलीसाइथेमिया मींस इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज, है ना।
पीनिया कहीं भी वर्ड लिखा हो तो उसका मतलब होता है डेफिशिएंसी। चलिए, बहुत बढ़िया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन तो आपको इजी लग ही रहे होंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, दिस टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन abnormal प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। और अगर वाइट ब्लड सेल्स ही abnormally इंक्रीज कर जाए अपने नंबर में तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। अनीमिया डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज। लिम्फोमा होता है लिम्फोसाइट्स का कैंसर। माइलोमा भी एक तरीके का कैंसर ही है। माइलॉइड सेल्स इसके अंदर एबनॉर्मल हो जाती हैं। बाकी वाइट ब्लड सेल्स के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं ल्यूकोसाइट, एंड अगर उसका नंबर एबनॉर्मली इंक्रीज करता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड वाइट ब्लड सेल कैंसर और ल्यूकीमिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन्वॉल्व low hemoglobin levels, a blood clot in a deep vein, excessive bleeding, abnormally high platelet count। नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। व्हाट इज थ्रोम्बोसिस? ब्लड क्लोट का एक टाइप है। दो तरीके का होता है ब्लड क्लोट, एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस। एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस के बीच में एक मेजर डिफरेंस है और वो है स्टेबिलिटी का। इनमें से एक होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है, और दूसरा स्टिल होता है, स्टेबल होता है, जो मूवमेंट नहीं करता। थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है अगर आपके बॉडी की जो इनर वेन्स हैं, मतलब बॉडी के अंदर वाली जो वेन्स है, पेरिफेरल एरियाज वाली नहीं, जो आपके बॉडी के डीपली प्रेजेंट होती है, उसमें अगर ब्लड क्लोट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसीलिए आंसर इज ऑप्शन बी, अ ब्लड क्लोट इन अ डीप वेन। ठीक है, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। चलिए, तो दीज आर द क्वेश्चंस आज की इस क्लास के। आई होप यहाँ तक आपको कोई सवाल नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इजी क्वेश्चन थे। ब्लड चैप्टर इजी है, लेकिन तभी इजी है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखना प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठाकर आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बाकी आज इस क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्रो। थैंक यू।